हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। जो थ्योरी ऑफ डिमांड है यहाँ पर आज हम ये करेंगे चैप्टर नंबर 5। जो ये मांग का सिद्धांत है इसको आज हम यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत आए या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो जो भी आपने चैप्टर देखना है तो आप उसको सर्च कीजिए और उसी के नाम से वो चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांग का सिद्धांत। जो ये मांग का सिद्धांत है इसके बारे में एक आप पढ़ते हो लॉ ऑफ डिमांड, एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो। इस थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर वो सारी चीजें कवर होने को जा रही हैं। यानी कि आप ये नहीं है कि खाली लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया जाएगा या फिर उसके एक्सेप्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा या आपको यहाँ पर सिंपल उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में हर चीज यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। यहाँ पर आप देखिए कंसेप्ट ऑफ डिमांड के अंदर स्टार्टिंग में आप देखोगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड क्या है उसके मीनिंग के बारे में आप जानोगे। फिर सेकेंड देखोगे कि डिफरेंस देखोगे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, यानी कि मांग क्या है और मांगी गई मात्रा क्या है। उसके बाद आप देखोगे डिमांड शेड्यूल, यानी कि जो डिमांड है उसकी आप टेबल बनाओगे और टेबल 2 तरीके से बनाई जाएंगी। एक इंडिविजुअल यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए, फिर है मार्केट डिमांड शेड्यूल यानी कि पूरी मार्केट के लिए। अब उसके बाद है आप डिमांड कर्व के बारे में जानोगे कि डिमांड कर्व क्या है, फिर उसके स्लोप के बारे में आप जानोगे। इसके बाद आप देखोगे डिमांड फंक्शन, यानी कि जो डिमांड है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। फिर है इसके रिलेशनशिप देखोगे कि डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट से। तो फिर सबसे पहले आपने क्या देखा है? डिमांड फंक्शन। फिर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, यानी कि रिलेशनशिप डिमांड और जो इसके अलग अलग जो डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कि जो डिमांड को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं या जो तत्व हैं उनका आपस में क्या संबंध है डिमांड के साथ। फिर उसके बाद देखोगे लॉ ऑफ डिमांड। यहां से जाकर आपका लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट होता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इस लॉ ऑफ डिमांड में आप क्या देखोगे कि हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी रिस्पॉन्ड टू चेंज इन यूनिट्स ऑन प्राइस, यानी कि जब अपनी जो कमोडिटी है उसके खुद के प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी चीजों के बारे में आप जानोगे। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप देखोगे कि मोमेंट्स अलोंग ए डिमांड करो एंड शिफ्ट इन डिमांड करो, यानी कि मोमेंट्स अलोंग ए डिमांड करो का क्या मतलब है? जब आप एक ही डिमांड करो पर रहते हो, और शिफ्ट का मतलब है जब आपका डिमांड करो शिफ्ट हो जाता है, आपका या तो अप पर चले जाओगे या फिर डाउन चले जाओगे। अब उसकी बात है कि क्रॉस प्राइस के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स क्या है। फिर उसके बाद शोइंग हाउ प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स इफेक्ट डिमांड फॉर ए कमोडिटी, यानी कि आपने क्या देखा कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट के बारे में आप जानोगे। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इफेक्ट है डिमांड फॉर ए कमोडिटी। उसके बाद आप देखोगे कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। फिर इसके बाद आप देखोगे कि इनकम का और जो डिमांड है उसका कैसा रिलेशन है। फिर देखोगे यहाँ पर कि इम्पार्ट ऑफ ए टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन ए डिमांड फॉर कमोडिटी। यहाँ पर आप देखोगे कि जो कमोडिटी है जो वस्तु है उसके प्रति आपके जो टेस्ट हैं और जो प्रेफरेंसेस हैं इनके बारे में आप जानोगे। कुल मिलाकर ये बात है कि अगर जो टेस्ट है और जो प्रेफरेंस है वो आपकी कमोडिटी की डिमांड को या जो डिमांड है कमोडिटी की जो डिमांड है उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो इन चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम जान लेते हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्ट लेकर पढ़िए आप भी। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड फर्स्ट है कि डिजायर, वांट और डिमांड। देखिए जब हम बात करते हैं कि डिजायर होगी, वांट होगी या फिर डिमांड होगी, हम ये मानकर चलते हैं कि तीनों का मतलब एक ही है। बट आप अगर देखोगे तो डिमांड अलग है, डिजायर अलग है और वांट अलग है। जब हम बात करते हैं खाली इच्छा की, यानी कि जो डिजायर है आपकी उसके बारे में आप बात करते हो, जो डिजायर जो आता है उसका मतलब होता है कि मनी एबिलिटी, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है बट आप विलिंग टू पे खर्च करना चाहते हो। देखो ये तो हवा की बात हुई ना, कि आप सोचो कि मेरे पास एक तरीके से एरोप्लेन हो, या फिर आप इस तरीके की अगर आप सोचते हो कि मेरे पास ऑडी हो या BMW हो बट आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं है, तो ये हवा में बातें होगी। डिजायर का मतलब हो गया हवा में बातें, जब आपके पास आपकी पॉकेट में कुछ भी नहीं है बट खर्च करना चाहते हो। खर्च करने का क्या मतलब जब है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मनी एबिलिटी नहीं है आपकी बट विलिंग टू पे है। फिर उसके बाद आती है वांट। वांट के अंदर क्या होता है कि मनी एबिलिटी तो है
बट विलिंग टू पे नहीं है। आपके पास पैसा है, आपको BMW चाहिए भी, बट आप उसको खर्च करना नहीं चाहते, तो ये भी डिमांड नहीं हुई। फिर उसके बाद आता है कंसेप्ट डिमांड का, यानी कि मांग का। मांग का क्या मतलब होता है कि एक दिए हुए प्राइस पर, यानी कि एक दिए हुए प्राइस पर और दी हुई इनकम से जब आप क्या कर लोगे, उस कमोडिटी को परचेज कर लोगे, आपकी विलिंग टू पे भी होगी और आपकी मनी एबिलिटी भी होगी। यानी कि जब दोनों चीज फुलफिल होती हैं और उस चीज को आप मार्केट में वो चीज अवेलेबल भी होगी और इस प्रोडक्ट को आप परचेज भी कर लोगे, तब जाकर वो मांग कहलाएगी। तो आपने क्या देखा कि मांग का क्या मतलब है, डिमांड का क्या मतलब है। डिमांड का मतलब है कि दिए हुए प्राइस पर, यानी कि उस वस्तु का प्राइस दिया हुआ है, उस प्राइस पर आपकी इच्छा भी है और आपके पास पैसा भी है और आप उसको खर्च करने के लिए तैयार भी हो और वो चीज जो है मार्केट में अवेलेबल भी है और उस प्रोडक्ट को आप खरीद भी लेते हो, तो तब जाकर वो डिमांड कहलाएगी। आई होप कि यहां तक आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आप देखिए कि डिमांड का एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डिमांड क्या है, कि रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, यानी कि जब वो क्वांटिटीज, यानी कि पॉसिबल क्या है कि जो पॉसिबल है क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। देखिए दो चीजों के बारे में आप ध्यान से समझिए, यहां पर अपना फोकस बनाए रखिए। एक होती है डिमांड, एक होती है क्वांटिटी डिमांड। डिमांड का मतलब होता है जब अलग अलग प्राइस पर, जब किसी कमोडिटी का 5 प्राइस है, 6 है, 7 है, 8 है, तो अलग अलग प्राइस पर जो कंज्यूमर है वो अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड करता है, तो इसको बोलते हैं हम डिमांड। डिमांड का क्या मतलब है कि वेरियस प्राइस पर जो आप डिफरेंट क्वांटिटीज की जो डिमांड करते हो। जब आती है बात क्वांटिटी डिमांडेड की, तो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि दिए हुए प्राइस पर, यानी कि मान लिया जाए किसी कमोडिटी का प्राइस 5 रुपए, मान लिया जाए कि आपका आइसक्रीम खाने का मन है और उस आइसक्रीम की कीमत जो है वो 5 रुपए है, तो आप 5 रुपए पर हो सकता है कि आप एक आइसक्रीम परचेज कर लेते हो। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते डिमांड की, डिमांड का मतलब होगा कि जब कमोडिटी के प्राइस, यानी कि आइसक्रीम की कीमत 5 है, तो उपभोक्ता क्या है, मान लिया जाए कि एक कंज्यूम करना चाहता है आइसक्रीम, जब उसकी 4 हो जाए तो 2 करना चाहता, 3 हो जाए तो 4 करना चाहता है, इस तरीके से। यानी कि जैसे जैसे प्राइस वहां पर चेंज हो रहे हैं तो उन प्राइस के चेंज के साथ साथ आपकी क्वांटिटी को चेंज दिखाया गया। बस क्वांटिटी डिमांड जो होती है उसका मतलब होता है पर्टिकुलर प्राइस पर आप किसी कमोडिटी को परचेज कर लेते हो, तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसको एक तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात की जा रही है, टू बी परचेज अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि एक दिए हुए प्राइस पर जो आप एक दी हुई क्वांटिटी को परचेज करते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कंसेप्ट हो चुका है कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड से पहले आपसे अगर कोई भी पूछे डिजायर, वांट और डिमांड क्या एक ही है, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी एक नहीं है। हम नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में ये बोल देते हैं कि डिजायर भी वही है, वांट भी वही है और डिमांड भी वही है। बट आप बताओगे कि डिजायर का मतलब है कि हवा में बातें करना, वांट का मतलब है कि हमारे पास पैसा बट हम खर्च नहीं करना चाहते, डिमांड का मतलब है कि वो चीज मार्केट में भी है, उसको दिए हुए प्राइस पर हम खरीद भी लेकर, यानी कि खरीद ले आते हैं। अब ये इसकी डिमांड की आपने डेफिनेशन पढ़ ली, फिर आपने क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में जान लिया। इसके बाद देखिए आप डिमांड शेड्यूल, यानी कि जो सेकंड कंसेप्ट है अब आपका वो आ जाता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब है कि जो डिमांड है, अभी आपने पढ़ा ना कि डिमांड का क्या मतलब है। डिमांड का मतलब क्या कि अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड शेड्यूल को हम इसी तरीके से तो दिखाएंगे कि जो डिमांड है, डिमांड अलग अलग, यानी कि कीमतें जब अलग अलग हैं तो उसके आधार पर किस तरीके से हम कमोडिटी की डिमांड करते हैं, तो ये डिमांड शेड्यूल हो जाएगी। अब देखिए डिमांड शेड्यूल के अंदर भी आप दो चीजें पढ़ोगे, इंडिविजुअल डिमांड यानी कि पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करोगे, मार्केट डिमांड यानी कि टोटल जो कंज्यूमर है मार्केट के अंदर उन सब की मिलाकर कितनी मांग हो गई। देखिए अब यहाँ पर हम बुक के अंदर ऐसे तो आपको बता नहीं सकते, ना ही बोर्ड पर आपको बता सकते कि आप 10 कंज्यूमर ले लोगे, 20 कंज्यूमर ले लोगे, 1000 कंज्यूमर, इस तरीके से नहीं बता पाओगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, जब इंडिविजुअल की बात करते तो किसी कंज्यूमर की, सिंगल कंज्यूमर की बात कर लोगे। जब आप एक तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करोगे तो यानी कि 2 कंज्यूमर को आप ले लोगे, दोनों को क्या करोगे एक तरीके से जोड़ दोगे तो वो मार्केट डिमांड कहलाएगी, सॉरी मार्केट शेड्यूल कहलाएगी। अब देखिए डिमांड शेड्यूल क्या है, इज ए टेबल शोइंग, यानी कि एक टेबल के अंदर हम एक डेटा शो करेंगे, शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, यानी कि अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज की बात की जा रही है, टू बी परचेज एट ए डिफरेंट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कि यहाँ पर एक टेबल के थ्रू आपको बताया जाएगा
कि जो अब अलग अलग प्राइस हैं तो उन अलग अलग प्राइस पर जो कमोडिटी की डिमांड करते हो आप किस तरीके से करोगे। तो एक तरीके से आपकी जो टेबल है ये डिमांड का और जो प्राइस है उसके रिलेशन के बारे में बात करेगी। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब है, जब पर्टिकुलर आप किसी एक पर्सन की बात करते हो। तो देखिए पर्टिकुलर पर्सन की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी और ये है क्वांटिटी, यानी कि एक तरीके से जो डिमांड है कौन कर रहा, जो कंज्यूमर है जब वो डिमांड करता है, इनकी कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है इन अलग अलग प्राइस पर। अब देख लीजिए जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो पर्टिकुलर किसी पर्सन, एक सिंगल पर्सन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जब कोई भी चीज़ की कीमत 1 रुपये है तो उस टाइम पर जो है जो कंज्यूमर है वो इसकी 4 यूनिट परचेज करना चाहता है। कुछ भी यहाँ पर आप ले सकते हो, कुछ भी आप एक तरीके से यहाँ पर कोई भी गुड्स की बात कर सकते हो, आप शर्ट की बात कर सकते हो या फिर खाने की चीज़ों की बात कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक की बात कर सकते हो, आइसक्रीम की बात कर सकते हो, बर्गर की बात कर सकते हो। तो कुछ भी यहाँ पर आप ले सकते हो। मान लिया जाए कि जब किसी चीज़ की, मान लिया जाए कि हम यहाँ पर बर्गर की बात करते हैं, एक बर्गर जो है उसकी कीमत जब 1 रुपये है तो 1 रुपये पर हम 4 बर्गर खरीदना चाहते हैं। फिर सेकंड है कि यदि इसकी कीमत बढ़ जाती है तो हम अब क्या करेंगे, 3 बर्गर परचेज करना चाहेंगे। अब जब 3 हो जाती है तो 2, 4 है तो 1। तो यहाँ से आप ये भी फाइंड आउट कर पा रहे हो कि डिमांड का और प्राइस का जो है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ आपने देख लिया कि अलग अलग प्राइस पर जब हम अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, एक तरीके से डिमांड शेड्यूल, यानी कि एक टेबल डेटा की फॉर्म में आपको दिखाया गया। इसके बाद यदि हम इसको दूसरी बात करें मार्केट डिमांड शेड्यूल की, तो मार्केट का क्या मतलब, मार्केट के अंदर एक और हम ले लेते हैं, यानी कि ये कंज्यूमर था ए, अब हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर बी की। जब स्टार्टिंग में आपको ऐसा करना है, क्योंकि मैंने तो ये समझाने के लिए इसलिए आपको एक ही टेबल, एक ही जगह दोनों टेबल को लगा दिया है, बट आप इनको अलग अलग बनाओगे। अब यहाँ पर देखिए जब इंडिविजुअल डिमांड की बात की तो सिंगल इस चीज की हमने बात की। जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं, जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक तो ये कंज्यूमर है प्लस हमने एक और कंज्यूमर को ले लिया। यदि हम इस डेटा को अब 2 के साथ दिखाएंगे तो आप ऐसा करोगे, स्टार्टिंग में इंडिविजुअल की एक टेबल बनाओगे, जब आप मार्केट की दिखाओगे तो इसको अलग टेबल में ये उठाओगे और साथ में बी कंज्यूमर को भी ले लोगे। अब देखिए जब एक प्राइस है उस टाइम पर ए जो है वो 4 यूनिट की मतलब डिमांड करता है, जो बी है वो 5 की करता है। उसी प्रकार से जब 2 पर ये 3 की करता है और ये 4 की करता है, ये 2 पर ये 2 की करता है और ये 3 की करता है। उसके बाद आप देखोगे कि जब सॉरी एक मिनट, 1 पर ये 4 की, ये 5 की, थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 5 की, ये 4, 3, 2। देखिए अब जब 1 रुपया कीमत है, यानी कि 1 रुपये में जब आपको बर्गर मिलता है तो एक कंज्यूमर उसी प्राइस पर 4 बर्गर लेना पसंद करता है, बट जो बी है वो 5 बर्गर लेना पसंद करता है। जब 2 रुपये कीमत है तो जो ये है, जो ए है वो 3 की डिमांड करता है, बट जो बी है वो 4 की करता है। अब 3 है तो ये 2 की करता है और ये 3 की करता है। जब 4 है तो ये 1 की करता है और ये 2 की करता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ए अगर प्लस बी को अगर आप कर दोगे, यानी कि ए प्लस बी अगर कर देते हो तो वो हो जाएगी आपकी एक तरीके से मार्केट शेड्यूल, यानी कि जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो ये आपकी कहलाएगी। अब आप इसको प्लस कर लीजिए कि 4 और 5, यानी कि मार्केट शेड्यूल जब आप बनाओगे तो क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दोगे। तो यहाँ पर जो मार्केट है कि डिमांड है, डिमांड शेड्यूल है, इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल समीशन है ना, कि 4 + 5 9, 4 + 3 7 और 3 + 2 5 और 2 + 1 3। तो ये आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल निकल कर आ जाएगी। ये भी क्या दिखा रही है, मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है ये पूरी मार्केट में जितनी टोटल डिमांड है कमोडिटी की, जितने भी कंज्यूमर हैं और प्राइस के बीच में रिलेशन दिखाती है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं डिमांड कर्व। अब देखिए कितना इजी है। डिमांड कर्व और इट्स स्लोप के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जब हम बात करते हैं इस कंसेप्ट की डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व और इट्स यानी कि एंड इट्स स्लोप। अब देखिए डिमांड कर्व को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब देखिए डिमांड कर्व का आपने देख लिया कि जो प्राइस है और जो डिमांड है उन दोनों का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो इसलिए जो डिमांड कर्व आपका बनकर आएगा
ये आपका डिमांड कर्व हो जाएगा। ओ एक्स पर आप क्वांटिटी को लोगे और ओ वाई पर आप प्राइस को लोगे। ये आपकी क्वांटिटी हो जाएगी और ये आपका प्राइस हो जाएगा। ये आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, आपका प्राइस हो जाएगा। जब आपने देखा यहाँ पर हम एक का ले लेते हैं कि मान लिया जाए कि ये प्राइस था और ये डिमांड थी। आपने देखा कि जो प्राइस थे, मान ले हम यहाँ पर ऐसे ले लेते 5 4 3 2, या इसका उल्टा भी ले सकते हो आप। यहाँ पर आप एक परचेज करते हो 2 3 4 इस तरीके से। तो देखिए जब प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम है, जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि अगर हम इन पॉइंट्स को अगर मिला देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। अब देखिए जो स्लोप होता है ना, स्लोप का मतलब होता है चेंज। इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट का क्या फंडा है यहाँ पर, ये आप समझिए। पहली बात तो जो डिमांड कर्व है, ये एक बार ये रिलेशन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि पहले वाली वीडियो में मैंने इसको अच्छे से बताया है। अब देखिए प्राइस 5 4 3 2, डिमांड 1 2 3 4, इस तरीके से जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होती है। ये मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइस जब आपका डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या है, इंक्रीज होती है। हमने वहां पर ये देखा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है उससे ही हम डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व था। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आपको क्या दिखाता था, ये आपको दिखाता था क्वांटिटी और यूटिलिटी में रिलेशन को दिखाता था। अब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, जब आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है। अब यहाँ पर आप देखिए जब आपके पास क्वांटिटी होती है कम, यानी कि जब आपके पास क्वांटिटी है मान लिया जाए कि 1, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है मान लिया जाए कि ज़्यादा आपको 10 मिलती है। जैसे क्वांटिटी घटती है वैसे यूटिलिटी घटती है, क्वांटिटी बढ़ती है तो यूटिलिटी घटती है। तो इस कारण से क्वांटिटी जब बढ़ती है, यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हो या कोई भी चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है तो उससे मिलने वाली संतुष्टि आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों हुआ, डाउनवर्ड स्लोप इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारे पास क्वांटिटी थी कम तो उसके लिए हम ज़्यादा पे करने के लिए तैयार थे। ये देखिए जब हमारे पास क्वांटिटी थी 1 तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी ज़्यादा थी, इतनी यूटिलिटी मिलती थी जब इतनी क्वांटिटी थी। जैसे ही हमारे पास क्वांटिटी इंक्रीज होती है वैसे ही उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब जब ये डिक्रीज हो जाती है तो इसके लिए पहले क्या, जब आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है तो इसके लिए आप ज़्यादा पेमेंट करने के लिए रेडी हो। ऐसा ही होता है ना कि जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा संतुष्ट होते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होंगे। जब हम किसी चीज़ से हमारी संतुष्टि कम होती है तो उसके लिए हम इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं करते। जब यूटिलिटी ज़्यादा है, कब, जब क्वांटिटी कम है। आपकी क्वांटिटी कम है, यूटिलिटी ज़्यादा है। जब यूटिलिटी ज़्यादा है तो इसके लिए पे भी आप ज़्यादा करोगे, ये आपके प्राइस होंगे। अगर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, Q से Q1 हो जाती है, तो जब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी का इंक्रीज होने से जो आपका यूटिलिटी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो आप अब इसके लिए पेमेंट भी कम करना चाहोगे। तो ये हो जाएगा आपका डिमांड कर्व, जो कि आपने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से निकाला। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, इससे आपने क्या किया, डिमांड कर्व को निकाल दिया। अब देखिए बात है कि हमारा डिमांड कर्व तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व क्या है, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन को दिखाता है कि ये प्राइस और ये क्वांटिटी दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। दूसरी बात ये है कि जो डिमांड है ना, जो डिमांड ये कर्व ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट को बताता, ना कि क्वांटिटेटिव। जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर आप करोगे वहां पर वो क्वांटिटेटिव कंसेप्ट को बताएगा। अब देखिए आगे वाले चैप्टर का छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है। जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, वो क्या होती है, प्राइस P अपॉन में Q और इनटू में चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P, इस तरीके से होती है। और यहाँ पर लगा होता है इनवर्स रिलेशन, क्योंकि क्वांटिटी का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। बट देखिए ये पूरा का पूरा जो होता है ना, ये पूरा का पूरा जो होता है ये होता है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप की बात करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है, ये इस तरीके से चेंज इन क्वांटिटी, और यहाँ पर इसके नेगेटिव रिलेशन लगा होता। तो ये आपका स्लोप होता है। स्लोप जो होता है वो चेंज को दिखाता है। चेंज, अब देखिए अब यहाँ पर जो स्लोप है इसका
डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब है कि आपकी अगर कीमतें बढ़ती हैं तो क्वांटिटी आपकी घटेगी, या कीमतें घटती हैं तो क्वांटिटी बढ़ेगी। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन जो बाद में जाकर लॉ ऑफ डिमांड बनेगा। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर देख लिया कि डिमांड करो और उसका स्लोप। बट एक बात को ध्यान रखिए कि जो डिमांड करो का जो ये स्लोप है ना वो कांस्टेंट है। जब ये स्ट्रेट लाइन है, जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो वहां पर जो डिमांड करा है उसका जो स्लोप होगा कांस्टेंट होगा। कैसे? देखिए आप इसको इमेजिन कर सकते हो या नहीं इमेजिन नहीं कर सकते तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड से भी अच्छा अगर हम देखें तो आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी ना जो घर में छत के ऊपर जाती हैं, या फिर किसी का मतलब फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है वहां पर जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि सीढ़ी कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से आपकी सीढ़ी होती है। आप इसी तरीके से चढ़ते हो यहाँ से होते हुए इस तरीके से तो आप जाते हो ऊपर, तो ये ऊपर या नीचे कहीं भी जाओ। अब देखिए जो सीढ़ियाँ होती है ना इसका स्लोप आप देखोगे, जब आप सीढ़ियों से इस तरीके से उतरते हो तो उनका जो स्लोप होता ना वो सेम होता। सेम होने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको इस में डिवाइड कर दो, इतना टुकड़ा, ये इतना टुकड़ा यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो इसका क्या मतलब, ये नहीं कह सकते कि इसका स्लोप ज़्यादा है और इसका कम है, ये नहीं कह सकते। उसी प्रकार से अगर ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए तो आप इस तरीके से ले सकते हो कि जैसे आपके आमने सामने दीवार होती है ना, जब आमने सामने जो दीवार होगी तो उसको कितना भी आप ब्रेक करके देखो कि तोड़कर देखो इसको 3 टुकड़ों में 4 टुकड़ों में, तो हर टुकड़े का जो स्लोप होगा वो सेम होगा। तो इसलिए जब स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे आप इतना हिस्सा लो इसका भी सेम स्लोप रहेगा, चाहे आप ये इतना हिस्सा लो इसका भी सेम स्लोप रहेगा, इसका भी सेम स्लोप रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो स्लोप है, जब हमारा जो डिमांड करा हुआ स्ट्रेट लाइन होती है तो वहां पर जो हमारा स्लोप जो है यानी कि डिमांड करा हुआ जो स्लोप हो वो चेंज नहीं होता। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डिमांड फंक्शन और रिलेशनशिप देखना हमने इसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स के अंदर। अब देखिए जो डिमांड है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, जो डिमांड है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो डिमांड होती है कंज्यूमर की, कोई भी आप प्रोडक्ट जब कंज्यूम करते हो तो उसकी डिमांड किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करती है। देखिए डिमांड है, ये डिमांड है कोई भी एक्स कमोडिटी की, ये डिपेंड करती है खुद की इसकी कमोडिटी के ऊपर। कोई भी आप चीज़ मार्केट में जब लेने के लिए जाते हो, कहीं से भी आप किसी भी मॉल से या सिंपल एक दुकान से जब आप परचेज करते हो तो वहाँ पर आप देखते होगे कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो उसकी कीमत क्या है। फिर साथ में आप कंपेयर करते होगे, मान लिया जाए कि आपको ब्लैक शर्ट चाहिए। अब ब्लैक शर्ट आपने देखा कि एक की कीमत 1000 रुपये है और दूसरा आपने किसी भी फंक्शन में उसको डालना और दूसरे की कीमत 3000 रुपये है। अब आपको ब्लैक ही लेनी है। अब देखिए दूसरी एक कॉटन की एक सिल्क की है, तो आपने देखा कि एक की कीमत कितनी है 1000 रुपये, तो वो आपकी डिमांड को इफेक्ट करेगी। दूसरी होती है रिलेटिव गुड्स की कीमत, यानी कि जो रिलेटिव गुड्स होती है, आपने 3000 वाली भी शर्ट देखी वो भी आपकी डिमांड को इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद आप देखिए आपकी पॉकेट आपको कितना अलाउ करते हैं, ये सही बात है। देखिए आप मार्केट में जाओगे अगर पॉकेट में ही कुछ नहीं लेकर जाओगे तो डिमांड तो क्या करोगे। यानी कि जब आपकी इनकम है, जो इनकम है वो भी आपकी डिमांड को इफेक्ट करेगी। उसके बाद देखिए टेस्ट, आप किस तरीके के टेस्ट प्रेफरेंस रखते हो। अगर आपका रुझान है कॉटन के कपड़े की साइड, तो आप कॉटन वाली शर्ट चाहे वो महंगी हो फिर सस्ती हो आप उसको ही परचेज करने वाले हो। तो यहाँ पर जो टेस्ट हैं आपके वो किस तरीके के हैं, टेस्ट होगा, प्रेफरेंस। इसके बाद देखोगे एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी डिमांड को इम्पैक्ट करेंगे, यानी कि डिमांड जो है उसको प्रभावित करेंगे। ये सारे जो फैक्टर होते हैं वो किसको इफेक्ट करते हैं, एक तरीके से डिमांड को प्रभावित करते हैं। इससे के प्राइस जब ज्यादा हो, मान लिया जाए कि प्राइस ऑफ एक्स यदि ज्यादा है तो इसकी डिमांड ऑफ एक्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब देखिए जब लॉ ऑफ डिमांड निकालेंगे तो इन सबको कांस्टेंट मान लेंगे, जो बाद में जाकर लॉ ऑफ डिमांड के एक तरीके से अजम्पशन भी बनने वाली हैं। तो यहाँ पर चीजें एक ही है, बस उसको घुमा फिरा कर बातों को घुमा फिरा कर कहा गया है, नहीं तो बात एक ही कंसेप्ट है सिंपल कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन, इसी को हमने बार बार डिफाइन करना। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो डिमांड है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये डिपेंड करेगी कि अगर एक्स वस्तु महंगी है तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए यदि एक्स वस्तु की कीमत ज्यादा है तो डिमांड ऑफ एक्स
कम होगी। उसके बाद देखिए रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स जो होती हैं, यानी कि रिलेटिव गुड्स जो है, यहाँ पर कौन कौन सी गुड्स हो सकती है रिलेटिव गुड्स में? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स भी हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकती हैं। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कौन सी होती है? जैसे आप देखोगे पेप्सी, कोका कोला का एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर चाय का, कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले सकते हो। जब एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की कीमत घटती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसी होती है? जैसे कार, पेट्रोल का एग्जाम्पल लेते हो और अच्छे से समझते भी हो। जैसे ये मार्कर है, इसमें डलने वाली इंक का एग्जाम्पल आप लेते हो। जब सब्स्टिट्यूट्स गुड्स की हम बात करते हैं, देखिए सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का क्या मतलब है? मान लिया जाए कि हमें मार्कर चाहिए और मार्कर जो है हम क्या करें, अगर हमें ये नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसका सब्स्टिट्यूट्स कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें मार्कर चाहिए तो इसका हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ब्लैक नहीं है तो एक समय के लिए, देखो ये है रेड, सब्स्टिट्यूट्स तो नहीं है बिल्कुल इसका, इसकी जगह ब्लू आप ले सकते हो। बट ये है कि जब अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसको इसकी जगह सब्स्टिट्यूट्स कर लेंगे। ये होगी हमारी सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। अगर मार्कर की अगर आप देखोगे, ये रेड कलर का ना होकर ब्लू कलर का होता, अगर ब्लैक कलर की जो मार्कर है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो इसकी कीमतें बढ़ने के कारण से ब्लू कलर का जो मार्कर है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए इनमें एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की डिमांड में जब सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। दूसरा, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो ये मार्कर हम लेते हैं। अब देखिए ये मार्कर है पूरा का पूरा, ये जो बाहर से इसका एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या डली हुई है? इंक डली हुई है। ऐसा तो है ही नहीं कि आप इंक से काम चला लोगे, फिर ऐसा भी नहीं है कि इसके स्ट्रक्चर से ही आप खाली मार्कर से काम चलाने वाले हो, बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके लिए क्या चाहिए? आपको मार्कर भी चाहिए, इनका पूरा इसकी जो भी ये स्ट्रक्चर है वो भी चाहिए और इसके अंदर इंक भी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि जब दोनों ही मिलकर एक किसी आवश्यकता को पूरा करें, अलग अलग वो आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगी। जब वो आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगी कि दोनों आपको एक साथ चाहिए, तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यदि ये ब्लैक कलर की जो इंक है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, तो क्या करेंगे यहाँ पर कंज्यूमर, इस मार्कर की डिमांड घटा देंगे, टोटल मार्कर की ही डिमांड घट जाएगी। वो किसी और दूसरे सब्स्टिट्यूट्स पर, यानी कि एक तरीके से चौक के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि चौक से काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो बित्ती आती है उससे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके का वो सब्स्टिट्यूट से ढूंढ लेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इंक की प्राइस इंक्रीज होने से मार्कर की डिमांड घट गई। तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। अब उसके बाद है इनकम। इनकम अगर आपकी बढ़ती है, इनकम अगर इंक्रीज करती है तो आपकी डिमांड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अगर है वो नॉर्मल गुड्स, अगर नॉर्मल गुड्स है तो इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ेगी। दूसरा कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो ये महंगी सस्ती नहीं देखी जाएगी, इसके ज़्यादा अगर आपके इसके प्रति समर्पित हो, यानी कि ज़्यादा प्रेफरेंस आप इसको देते हो, कोई भी एक कमोडिटी है, तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। अब एक्सपेक्टेशन देखिए आपकी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ महंगी होने वाली है, तो आप प्रेजेंट टाइम में, अब टाइम में, चाहे वो महंगी भी हो फिलहाल भी, तब भी उसकी आप डिमांड ज़्यादा करोगे। तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी डिमांड ऑफ एक्स। अब देखिए एक्सपेक्टेशन क्या है। अब आप देख रहे हो जो यूक्रेन है और जो रूस का है, यानी कि दोनों के बीच में वॉर चली हुई है, जो रूस और यूक्रेन है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल की अगर हम बात करते हैं, तो इससे क्या होगा? इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। जब क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होगी, अब ऐसा लगा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्रूड जो ऑयल है उसकी सप्लाई कम हो जाए, तो इससे क्या करेंगे लोग? अभी उसी महंगे क्रूड ऑयल को क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर लेंगे और उसका स्टॉक कर लेंगे। तो देखिए अब महंगा है, लेकिन फ्यूचर में क्या लग रहा है कि वो ज्यादा महंगा होने वाला है, उसकी महंगाई बढ़ने वाली है। तो इसका आंसर एक्सपेक्टेशन में, यदि फ्यूचर के अंदर आपको लगता है कि इस कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने वाले, तो प्रेजेंट में चाहे वो सस्ती है चाहे वो महंगी है, उसकी डिमांड आप बढ़ा दोगे। इन चीजों को आप क्लियर कर पाए होगे। रिलेटिव गुड्स के अगर प्राइस कम है, अगर रिलेटिव गुड्स कोई भी आप परचेज करने जाते हो, अगर वो है सस्ती, तो इसकी डिमांड घट जाएगी, यानी कि इसकी अगर प्राइस कम है तो इसकी जो डिमांड है एक्स कमोडिटी की वो डिक्रीज हो जाएगी। रीजन यही है कि आप अब इसको क्या करोगे? अब इसको छोड़कर दूसरी वस्तु को परचेज करना पसंद करोगे, क्योंकि वो इस कमोडिटी के कंपेयर में सस्ती है। जैसे कि हमने देखा था कि ये शर्ट थी 1000 रुपये की और रिलेटिव अगर 3000 की थी, तो फिर इसकी डिमांड बढ़ती। अगर हम इसका अपोजिट कर ले कि ये 3000 की और साथ में आपको दूसरी शर्ट मिल रही है 1000 रुपये में, और आपने कोई एक दो फंक्शन ही अटेंड करना, तो आप क्या करोगे? 1000 वाली को परचेज कर लोगे। तो उस टाइम पर इस कमोडिटी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आप सारी चीजें क्लियर करके चल रहे होंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है?
लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? ये जो है इनवर्स रिलेशन दिखाता प्राइस और क्वांटिटी में, यानी कि इनवर्स रिलेशन दिखाता प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन बोलो या फिर नेगेटिव रिलेशन बोलो, यही लॉ ऑफ डिमांड है जो कि एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। तो आपने देख लिया कि प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, वो क्या कहलाएगा? एक तरीके से नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन हम इसको कहते हैं। ये मांग का नियम है। अब आपने देख लिया कि मांग का जब नियम आप बनाओगे तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद, और देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है कि डिमांड ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन होती है प्राइस ऑफ एक्स का, और जो अदर जो थिंग्स हैं यानी कि जो अदर जो फैक्टर हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं, वो यहाँ पर क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट रहेंगे। रिलेटिव गुड्स के प्राइस, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें क्या रहेंगी? यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेंगी। तभी जाकर आप लॉ ऑफ डिमांड एक तरीके से निकाल पाओगे। ये इसको क्या बोलते हैं कि जो सेटरिस पैराबिस है वो क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। जो अन्य बातें समान रहने पर, तो अन्य बातें समान क्या कि रिलेटिव गुड्स के प्राइस में भी चेंज नहीं होगा, इनकम भी चेंज नहीं होगी, टेस्ट भी चेंज नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन भी चेंज नहीं होगी, तब जाकर ही आप इसको लॉ ऑफ डिमांड को निकाल पाओगे। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि डिमांड ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स का। यदि प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज आपने देख ली, तो इसकी एक बार अजम्पशन देख लेते हैं। अब देखिए ये आपने देख लिया कि ये इसकी डेफिनेशन है कि प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज दोनों में इनवर्स रिलेशन है। फिर आपने देखा कि इन चीजों को हम कांस्टेंट मानेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड निकाल कर लेकर आ पाएंगे। इन दोनों में कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। अब देखिए कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? इधर डिमांड ऑफ एक्स और ये प्राइस ऑफ एक्स है। अब देखिए अगर आपको ये बोला जाए कि जो डिमांड है उसका इनवर्स निकालो, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, प्राइस ऑफ एक्स जो है फंक्शन है डिमांड ऑफ एक्स का। अब देखिए इकोनॉमिक्स की सिर्फ यही सुंदरता है, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। उन वेरिएबल्स को जो बच्चा पकड़ना सीख जाता है, इनकी कहाँ पर उनकी ज़रूरत है उनको कांस्टेंट मानने की और कहाँ पर हम उनको वेरी कर सकते हैं, तो आपके लिए इकोनॉमिक्स इजी है। अगर आप उनके प्रति रिजिड हो, आप ये सोचते हो कि मतलब कहाँ इनको मतलब एक तरीके से छोड़ दिया जाए और कहाँ पर इनको पकड़ लिया जाए, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो जितना कन्फ्यूजिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होगा आपके लिए। रीज़न यही है क्योंकि आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इकोनॉमिक्स को पढ़ने की। आप देखोगे कि टोटली जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप उठा लो तो 10 से 12 कंसेप्ट ही बनते हैं। हर कोई भी सब्जेक्ट आप लेकर चलोगे इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर 10 से 12 कंसेप्ट ही होते हैं। उसके बाद तो आप देखोगे सारा का सारा या तो फिर लर्निंग होगा जो आपने करना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से भी अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हो तो अच्छे से आप इकोनॉमिक्स को कर पाओगे। अब देखिए जब आपने यहाँ पर देखा था कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, अगर यहाँ पर उल्टा देख लो, पहले डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, तब जाकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होगा। अब देखिए ये आपने क्यों? क्योंकि पहले जब किसी चीज़ की आप मांग बढ़ाते हो तो वो तो बाद में तो महंगी हो ही जाएगी। अब आपने देख लिया लॉ ऑफ डिमांड ये है, डिमांड जो है प्राइस का फंक्शन है। आपने देख लिया कि अदर जो थिंग्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। जब जाकर ही हम डिमांड लॉ ऑफ डिमांड निकाल पाएंगे या एक तरीके से डिमांड करो को हम ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद देखिए अजम्पशन की हम बात करते हैं। अजम्पशन की ये जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए हैं यही इसके अजम्पशन है, यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है वो क्या रहेगी? गिवन होगी। जो रिलेटिव गुड्स के प्राइस हैं वो भी क्या होंगे? गिवन होंगे। इनकम जो है कंज्यूमर की वो गिवन है, टेस्ट भी क्या होंगे? वो भी कांस्टेंट होंगे, एक्सपेक्टेशन भी कोई चेंज नहीं होगा। जो सिर्फ चेंज होगा वो सिर्फ प्राइस में चेंज होगा। तो आपने देख लिया ये इसकी अजम्पशन है। कितना इजी है कि इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है कि आपको एक ही कंसेप्ट पढ़ा था उसी में से सब कुछ निकलता आ गया। तो आपने देख लिया कि लॉ ऑफ डिमांड कि हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, इनकी उसके खुद के प्राइस में चेंज होने से वो किस तरीके का रिस्पॉन्ड करती है जो आपकी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी है। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि ये इसकी अजम्पशन है। अब देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं और जो टेबल आपने स्टार्टिंग में बनाई थी, अब जब वो लॉ ऑफ डिमांड पूछता तो ये डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन के बाद इसकी अगर अजम्पशन पूछी गई है तो देना, अदरवाइज नहीं देना। 11th-12th में ये होता है। अब देखिए जो लॉ ऑफ डिमांड है आपने देख लिया कि यहाँ पर ओ एक्स पर हम क्वांटिटी लेते हैं और यहाँ पर ओ वाई पर हम क्या लेते हैं? प्राइस को लेते हैं। आपने देखा कि जब प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पर आप टेबल बना सकते हो कि ये प्राइस है ऑफ एक्स है, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है, अदर थिंग्स क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी।
5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यानी कि जब प्राइस डिक्रीज होते जा रहे हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से इनको प्लॉट करोगे तो ये जो पॉइंट्स है अगर आप इनको मिला दोगे तो ये आपका डिमांड कर्व निकल कर आएगा। तो देखिए कोई भी आपसे मार्क्स नहीं काट सकता अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हो, डिमांड कर्व बनाते हो और एक टेबल इसके साथ में बना देते हो, एक शेड्यूल को आप प्लॉट कर देते हो। अब देखिए ये है इंडिविजुअल डिमांड। अगर मार्केट डिमांड के साथ भी आप इसको बनाना चाहते थे तो मार्केट डिमांड में क्या था, ये देखिए आपसे पूछ सकता कि इंडिविजुअल डिमांड करो, इंडिविजुअल डिमांड करो कि अगर वो आपसे बात करे, ये तो लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। यहाँ तक आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो गए। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि यदि मान लिया जाए अगर वो आपसे बात करे कि इंडिविजुअल डिमांड करो, या फिर मार्केट डिमांड करो, मार्केट। आपने इससे पहले क्या किया था, शेड्यूल की थी ना, तो आपने क्या किया था कि यहाँ पर प्राइस थे और यहाँ पर आपने क्वांटिटी को लिया था। ये कोई एक कंज्यूमर था, एक्स कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं और ये एक्स कमोडिटी की प्राइस है। तो देखा था आपने कि यहाँ पर मान लिया जाए कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 2 3 4, इसको अगर आप प्लॉट करोगे ये इस तरीके से तो ये आपका कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड करो कि जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी 1 है, जब 3 हुए तो ये 2 हो गई, जब ये 2 हुए तो ये 3 हो गई, और जब ये 1 हुआ तो ये 4 हो गई। अगर आप इन पॉइंट्स को मिला देते हो, इन पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हो तो ये जो कराओ आपका निकल कर आएगा, ये आएगा आपका डिमांड कराओ। किसका, इंडिविजुअल का। अगर आप इसी तरीके से आप मार्केट का डिमांड कराओ निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, इसको इस तरीके से निकाल दोगे कि यहाँ पर एक्स कमोडिटी का बी का और ले लोगे। यहाँ पर 4 था, ये यहाँ पर मान लिया जाए कि 2 की करता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, फिर इनको प्लॉट कर दोगे कि एक का इस तरीके से इसको कर दोगे कि ये डिमांड करो है, फिर दूसरा क्या करोगे आप बी को प्लॉट कर दोगे इसी तरीके से कि जो बी है उसका ये है, ये इस तरीके से। अगर आप ए का था ये और ये बी का है, डेटा के साथ ही प्लॉट करना आप। उसके बाद क्या करोगे, मार्केट डिमांड करो निकाल लोगे। मार्केट क्या है कि दोनों की, यानी कि मार्केट जो डिमांड है किसकी, ए और बी की। तो देखिए कितना है, 3 है, 5 है और 7 है और 9 है। तो देखिए जब प्राइस 1 है तो कितना डिमांड करते हो, मान लिया जाए कि 9 की। जब 1 था, जब कीमतें 2 हैं तो आप बात करते हो 7 की, यानी कि डिमांड करते हो 7 की। जब 3 है तो आप 5 की डिमांड करते हो, ये डिमांड करते हो 5 की, जो 3 प्राइस है। और जब 4 है तो आप डिमांड करते हो 3 की, जब 4 हैं। तो अगर आप इनको एक तरीके से ज्वाइंट कर दोगे तो यह आ जाएगा आपका मार्केट डिमांड करो ए प्लस बी का। अगर आपसे पूछे तो आप इस तरीके से इसको प्लॉट कर सकते हो। अब देखिए जो मार्केट का डिमांड करो होता है इंडिविजुअल डिमांड करो से फ्लैट होता है, क्योंकि ये तो सिंगल का है और ये थोड़ा सा आप ठीक सा बना लेना इसको। ये आपका सिंगल का है, ये ए का था, ये बी का है, और ये आपका किस तरीके का, दोनों का जुड़ा हुआ है इसलिए। और हॉरिजेंटल समीशन, ये हॉरिजेंटल समीशन होता है कि इस चीज़ को हमने जोड़ा कि 1 प्लस फिर यहाँ पर मान लिया जाए कि 2, ये थोड़ा सा फ्लैट होगा, ये थोड़ा सा स्टीप होगा, ये थोड़ा सा फ्लैट होगा लेकिन इससे कम होगा, ये ध्यान रखना। आई होप कि यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए मोमेंट्स अलोंग ए डिमांड करो एंड शिफ्ट इन डिमांड करो। बिल्कुल ईजी है कि मोमेंट अलोंग ए डिमांड करो और शिफ्ट इन डिमांड करो। और देखिए अब हम करते हैं अगला कंसेप्ट। आपने देख लिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसकी अजम्पशन क्या है। अब आप ये देखिए कि जो डिमांड करो हमारा डाउनवर्ड स्लोप पे क्यों होता है। ये आपका जो 11th-12th का जो चैप्टर है इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं भी आप 11th-12th को छोड़ो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, जब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे फिर भी यहाँ कितना ईजी टॉपिक है फिर भी पजल हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान से चीज़ों को नहीं पढ़ते हो। तो इसलिए फोकस कीजिए ताकि आपका एक भी कंसेप्ट खराब ना हो। कि वाई मोर ऑफ ए गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, यानी कि क्यों लोग जब कीमतें गिरती हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए भी डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप की बात करें, या फिर ऐसे पूछा जाए आपसे कि वाई डज डिमांड करो स्लोप डाउनवर्ड, या तो ये पूछा जाए आपकी वाई मोर ऑफ ए गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, जब कीमतें गिरती हैं तो उसके कारण से क्यों डिमांड
बढ़ती है। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि डिमांड करो जो हो डाउनवर्ड स्लोप है क्यों होता, ये आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो जान गए होंगे कि जब कीमतें गिरती है तो उसके कारण से डिमांड जो है बढ़ती है। दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अब हमने ये देखना कि ये इनवर्स रिलेशन जो है वो क्यों है। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी मैंने आपको डिफाइन किया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण से डिमांड कराओ डाउनवर्ड स्लोप होता है। रीजन क्या है, मैंने आपको बताया कि जब किसी कमोडिटी से मिलने वाली, जब हमारे पास क्वांटिटी कम होती है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए हम उसके लिए जो पे है वो भी ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि जब जिस चीज से हमें ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो उसके लिए ज्यादा पे करेंगे। यदि क्वांटिटी हमारे पास बढ़ जाती है तो अब हमारा संतुष्टि का लेवल उस कमोडिटी के प्रति गिर जाता है, तो इसलिए उससे यूटिलिटी भी कम मिलती है क्वांटिटी बढ़ने पर। तो इसलिए जब हमें यूटिलिटी कम मिलती है तो उसके लिए हम कीमतें कम देते हैं। तो प्राइस ज़्यादा कम होंगे जब क्वांटिटी कम होगी और उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा होगी। जब क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी घट जाएगी, जिसके कारण से जब यूटिलिटी घटेगी तो उसकी कीमत भी घट जाएगी। इस कारण से जो आपका डिमांड कर रहा हो डाउनवर्ड स्लोप होता है। सेकंड देखिए इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, दो तरीके की इनकम होती है। एक होती है नॉमिनल इनकम, एक होती है रियल इनकम। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रियल इनकम की। जो रियल इनकम होती है वो क्या होती है रियल इनकम का मतलब होता है आपकी परचेजिंग पावर को बताती है, आपकी खरीदने की क्षमता क्या है। आपके पास इनकम दी हुई है, जितना भी आपकी इनकम है वो दी हुई है। मान लिया जाए कि आपके पास 500 रुपये हैं तो आपकी इनकम दी हुई मानी जाएगी। और मान लिया जाए कि किसी भी आप कमोडिटी को जब परचेज करते हो तो पर यूनिट उसके प्राइस 50 रुपये हैं। अब देखिए इनकम आपके पास 50 रुपये है, तो 50 रुपये है तो कितना खरीद सकते हो आप, 10 यूनिट परचेज कर सकते हो 500 रुपये से। देखिए जब आपके पास इनकम है, टोटल आपकी इनकम, हम सेकंड जो पॉइंट है उसको डिफाइन कर रहे हैं, इनकम आपकी 500 और जो कमोडिटी की प्राइस है, कोई भी कमोडिटी है उसकी प्राइस है 50 रुपये। तो अगर आप इसको देखोगे कि इस कमोडिटी को, इस कीमत पर हम इस इनकम से कितना कमोडिटी परचेज कर सकते हैं, तो आपने देखा कि 10 यूनिट को हम परचेज कर सकते हैं कि 500/50 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 आएगा। तो आप 10 यूनिट परचेज कर सकते हो। यदि इसकी कीमत डिक्रीज होकर, यानी कि जो ये एक्स वस्तु है अगर ये डिक्रीज होकर हो जाती है इसकी 25, अब क्या कर सकते हो आप 20 यूनिट्स को परचेज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या, दी हुई इनकम से नॉमिनल इनकम आपकी कांस्टेंट है, जब प्राइस डिक्रीज होने के कारण से जो आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ती है वो आपकी क्या कहलाती है, इनकम इफेक्ट होता है। तो इनकम इफेक्ट जब आपकी प्राइस डिक्रीज होते हैं उस कारण से आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज तो आपकी इनकम इंक्रीज, जिसके कारण से जब आपके प्राइस डिक्रीज होते हैं तो इनकम इंक्रीज होती है। इस कारण से आप इस कमोडिटी को ज्यादा परचेज करते हो, इस कारण से भी आपका जो डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोप होता है। फिर एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, जो एक बात देखिए यहाँ पर प्राइस जो इफेक्ट होता है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा इनकम इफेक्ट। अब देखिए आपने इनकम इफेक्ट के बारे में जान लिया, अब हम दूसरा देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है हर गुड्स के केस में नेगेटिव होता, चाहे वो गुड्स नॉर्मल गुड्स है, चाहे वो इन्फीरियर गुड्स है, चाहे वो गिवन गुड्स है। नॉर्मल गुड्स इन्फीरियर गुड्स दोनों के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, बट जो हमारी गिवन गुड्स होती है उसके केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। यदि आपसे कोई ये पूछे सिंपली कि नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं, इन्फीरियर कौन सी होती है, गिवन कौन सी होती है, तो आप नहीं बता पाओगे। आप उसको यही बोलोगे कि देखिए जो हमारी जो नॉर्मल गिवन या इन्फीरियर जो गुड्स होती हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी के लिए हो सकता है कि वही नॉर्मल गुड्स हो, हमारे लिए हो सकता है कि वो लग्जरी हो, किसी के लिए हो सकता है कि वो इन्फीरियर हो, हमारे लिए हो सकता है कि नॉर्मल हो। देखिए जैसे कि आपके पास आपकी सैलरी है या फिर जो भी आपका बिजनेस है, एक अच्छा खासा आपके पास बिजनेस है, जिसके कारण से अगर आप मॉल से कोई भी मतलब कपड़े या कुछ भी खाने की चीजें परचेज करते तो आपके लिए नॉर्मल है लेकिन वही एक मिडिल क्लास के लिए वहीं से उसी मॉल से कपड़े परचेज करना लग्जरी हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके लिए अगर आप मार्केट से परचेज करते हो, नॉर्मल शॉप से करते हो, तो वो आपके लिए इन्फीरियर हो जाएंगी। यदि आप सेल से कपड़ा परचेज करते हो तो वो आपके लिए गिवन हो जाएंगे। इसका उल्टा चल पड़ते हैं, यदि मार्केट से एक नॉर्मल मिडिल क्लास परचेज करता तो उसके लिए नॉर्मल है, अगर वो सेल से परचेज करता तो वो उसके लिए इन्फीरियर है। अगर वो एक तरीके से जो फुटपाथ पे जो कपड़े रखे होते हैं वहां से अगर वो परचेज करता तो वो उसके लिए गिवन हो जाएगी। आई होप कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे। गिवन गुड्स वो होती है जो घटिया से भी घटिया वस्तुएं होती हैं और जिनमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं होता। तो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब होता है कि जब भी कीमतें गिरती हैं, चाहे वो वस्तु कैसी भी हो, चाहे वो वस्तु इन्फीरियर है, चाहे वो गिवन है,
चाहे फिर वो नॉर्मल है, सबकी डिमांड बढ़ती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की साइड से। वो बाद की थ्योरी है, वो आपके काम नहीं आने वाली है। यहाँ पर जो बच्चे हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैंने अलग से वो चीजें बनाई हुई हैं। तो सिर्फ आप ये देखिए कि जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है कि जब कोई भी चीज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, जब भी मतलब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो इसलिए डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोप होता है। फिर साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, यदि कंज्यूमर ग्रुप जो है अगर उसका साइज बढ़ जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए जब प्राइस घटते हैं तो एक जो ग्रुप है जो पहले उस कमोडिटी को परचेज नहीं करता था वो भी परचेज करने लग जाता है। अब यहाँ से आप अपना सिंपल एग्जांपल ले सकते हो। आप देखते हो ना, ऑनियन को आप देखते हो, प्याज को आप देखते हो, उसकी जब कीमत 100+ हो जाती है तो आपको देखा होगा बहुत सारे कंज्यूमर वहां से निकल जाते हैं। और आप देख रहे हो कि जब उसकी कीमत इतनी हो जाती है तो बहुत सारे कंज्यूमर आउट हो जाते हैं, उसका कंजम्पशन नहीं करते। यदि ओनियन की कीमत 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये हो जाती है तो बहुत सारे लोग नए भी जुड़ जाते, यानी कि जो महंगे होने पर नहीं कंज्यूम करते, सस्ता होने पर उसको कंज्यूम कर दें। तो इसलिए जब चीज़ों के प्राइस गिरते हैं तो इसका मतलब नए कंज्यूमर ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण से प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाती है, इस कारण भी डाउनवर्ड स्लोप होता है। फिर देखिए अलग अलग यूज है। अब यहाँ पर आपने अगर ओनियन का एग्जाम्पल ले ही लिया तो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए जो ओनियन है आप उसके देखिए यूज कितने, आप क्या कर सकते हो, आप सैलेड की रूप में उसको कंज्यूम कर सकते हो, आप सब्जी में उसको डालकर खा सकते हो, या फिर मतलब इस तरीके के डिफरेंट आप उसका यूज कर सकते हो। स्पेशल आप प्याज की सब्जी बना सकते हो। तो इस तरीके से जब आप उसके अलग अलग यूज हैं, अगर आप देखिए जब कब ऐसा करते हो कि उसको तरह तरह के आप तीनों टाइम खाना खा रहे हो, तीनों टाइम में सैलेड में प्याज का यूज करते हो, तो इसका मतलब क्या उस टाइम पे 15 रुपये केजी रहा होगा प्याज। अगर वही 150 या 200 हो जाता, मान लिया जाए कि 200 हो जाता, तो हम क्या करते हैं, जब सब्जी के अंदर जो तड़का लगाते हैं उसमें अगर मान लिया जाए कि 2 बड़े वाले प्याज का हम यूज करते तो क्या आ जाते, एक पर आ जाते, वो भी छोटे वाले पर। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट यूज है। जबकि डिफरेंट यूज, जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जब कोई चीज महंगी होती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। इस कारण से लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब देखिए आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो डिमांड करा हो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, ये इतने सारे कारण हैं। अब देखिए एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि क्या ऐसे भी है कि जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। हाँ है। अब देखिए कौन कौन से। अब देखिए कि आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, यहां पर क्या है कि जो दिखावे की जो चीजें होती गिफिन गुड्स के केस में। अब है इरेशनल जजमेंट, या फिर इसके बाद आप एक और पॉइंट ले सकते हो वॉर के टाइम पर, या यहां पर ऐड कर सकते हो कि वॉर के टाइम पर। पांचवा यहां पर ऐड कर सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शनकारी प्रभाव जो होता है। ये ऐसे चीजें हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोप ना होकर पॉजिटिव स्लोप होता है, इस तरीके का होता है। अब देख लेते हैं क्यों होता है। देखिए जो ये इस तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप देखते हो डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, इसकी कीमतें ज़्यादा है ना। जब इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा, इसलिए जो अमीर लोग हैं इसको दिखावे के लिए परचेज करते हैं। आप देखिए जो गोल्ड होता है, गोल्ड कोई खा नहीं सकते आप उसका, और कुछ उसको अगर मान लिया जाए कि आपको सर्दी लग रही है, उसका सर्दी से बचाव के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उसका कुछ भी यूज नहीं कर सकते आप। हाँ आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं उसको, अगर हमें सर्दी लग रही है तो उसको बेचकर हम मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ परचेज कर लेंगे। देखिए जब सेल करने की बात आती है तो इसका मतलब कीमती होगा तभी तो बिकेगा। अगर उसकी कीमत बहुत कम होगी तो आपको पता है इसको सेल करने से भी आपकी एक रजाई नहीं आने वाली, तो उसको क्या बेचोगे फिर। तो जो ये आर्टिकल्स होते हैं इस तरीके के, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ये अगर महंगी है तो लोग इनको परचेज करते हैं, अगर ये सस्ती हो जाएंगी तो लोग इनकी डिमांड कम कर देंगे। ये दिखावे की चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा किसी भी मैरिज में आप जाते हो, कहीं पर भी जो मतलब देने का, जो दहेज देने का रिवाज होता है, तो वहाँ पर बोलते ना कि डायमंड के इतने सेट मिले, डायमंड की अंगूठी मिली, डायमंड का ये मिला। तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा अमीर होते हो डायमंड देते, थोड़े मिडल होते हैं वो क्या दे देते, गोल्ड। तो वहाँ पर ये शो ऑफ करने के लिए आप पहनते हो इतने डायमंड या गोल्ड, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने शौक के लिए आप पहन सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप दिखावे के लिए ये चीज़ें करते हो, अगर ये चीज़ें हैं महंगी तो आप उन चीज़ों को परचेज करोगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए डिमांड कराओ क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है कि जब इनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं तो इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, और कीमतें कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। गिवन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। रीजन क्या है, जब इनकी कीमतें कम होती हैं तब भी लोग इनकी डिमांड कम करते हैं, और जब इनकी कीमतें ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। अब इसके पीछे एक रीज़न है, जैसे कि आप पोटैटो को ले लीजिए, आप आलू को ले लीजिए। आलू क्या है कि जो एक तरीके से मान लिया जाए कि सैलरी ही इतनी कम है कि मैक्सिमम सैलरी भी कम है, या फिर आपकी थोड़ी सी ठीक ठाक सी सैलरी, तो आप देखते हो ना मैक्सिमम सब्जी के अंदर हम यूज करते हैं आलू का। अगर आलू की कीमत बढ़ जाए और किसी की सैलरी बहुत कम है और उसकी डिपेंडेंसी सब्जी के लिए पूरी की पूरी आलू के ऊपर है, यानी कि उस आलू का कंजम्पशन उनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देखिए जब आलू की कीमतें बढ़ जाएंगी, वो 5 रुपये किलो था
मान लिया जाए कि 10 यूनिट 10 kg उस टाइम पर परचेज किया जाता था, प्राइस थे उसके 5, उस टाइम पर उसकी क्वांटिटी परचेज की जाती थी 10, टोटल खर्चा होता था, एक्सपेंडिचर था यहाँ पर, टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो था 50 रुपीज़। अगर इसकी कीमत बढ़कर 10 हो जाए तो अब भी आपको कितनी जरूरत है, 10 रुपये की, सॉरी 10 यूनिट की या 10 kg की, तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो कीमत बढ़ने पर, कीमत जब उसकी बढ़ती है तो लोग उसकी डिमांड इसलिए नहीं करते कि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उसके सिवा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि वो इसको छोड़कर दूसरी चीज़ों को कंज्यूम करें। अब और चीज़ें बहुत महंगी है इसके कंपेयर में और इनकम कम है, तभी तो इसको परचेज कर रहे हो आप। अब देखिए अगर कीमतें इसकी घट जाती हैं, अब क्या है, कीमतें घट जाती हैं तो इसके ऊपर जो खर्चा है वो आपको क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब प्राइस घटते हैं तो डिमांड क्या होती है, घटती है, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ती है। अब देखिए डिमांड बढ़ने का, ये तो देखिए ये डिमांड नहीं बढ़ी यहाँ पर, तो इतने आलू, डिमांड बढ़ने का मतलब है कि जो आपका टोटल खर्चा ना वो बढ़ गया इनके ऊपर। उसके बाद देखिए इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार हम इस तरीके का नाप तोल करते हैं कि जो चीज़ महंगी उसी की क्वालिटी अच्छी होगी। अब देखिए जब महंगी चीज़, आपने देखा कि कोई भी आप चीज़ परचेज करके लेकर आए, जब आपने परचेज की तो उसकी कीमत आपने देखा कि ये 10,000 की है, सेम ऐसे ही आपने देखा कि 5,000 की, तो आपके माइंड में आता ना कि 10,000 वाली अच्छी होगी। तो जो इरेशनल तरीके से काम करते, तो इरेशनल तरीके में भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता। युद्ध की सिचुएशन होती है, चाहे कितनी भी कीमतें, जैसे कि अभी यूक्रेन का और रूस का जो वॉर चला हुआ है, तो वहां पर चाहे ऑयल के प्राइस अगर बढ़ भी जाएंगे तब भी क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उसकी बात है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कि जो ये था ना आर्टिकल्स वाला, इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, प्रदर्शनकारी प्रभाव, कि लोगों को दिखावा करने के लिए जो चीजें महंगी होती हैं उनकी हम डिमांड ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। आई होप कि यहां तक आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। इसके आगे आप देखिए, अब देखिए हम देखते हैं कि मोमेंट्स अलोंग ए डिमांड करो और शिफ्ट इन डिमांड करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आगे। जब हम बात करते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मोमेंट अलोंग ए डिमांड करो, इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में कि जब हम एक ही सिंपल डिमांड करो के ऊपर रहें, हमारा डिमांड करो चेंज ना हो। तो डिमांड करो का चेंज ना होने का मतलब क्या, ये देखिए OX पर आपने क्वांटिटी को लिया और OY पर आपने प्राइस को लिया। हम बात करते हैं स्टार्टिंग में कि मोमेंट अलोंग ए डिमांड करो। सिंपल हम डिमांड करो एक बना लेते हैं, ये डिमांड करो है, मोमेंट का मतलब है इसी डिमांड करो पर आप रहने वाले हो। यहाँ पर ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है P1 और ये क्वांटिटी है ये Q1। जब आप या तो इस A पॉइंट से B पर चले जाओ या फिर आप B से A पर चले जाओ, दोनों ही केस में आपका डिमांड कराओ चेंज नहीं होता। तो इसलिए बोलते हैं इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मोमेंट अलोंग ए डिमांड करो। इसके ऊपर होता क्या है, इसके ऊपर ये होता है कि यहाँ पर ओनली जो प्राइस चेंज होता है ना, कि ऑन प्राइस चेंज होता है। इसका मतलब ऑन प्राइस का क्या मतलब है कि जो कमोडिटी है उसी के प्राइस में चेंज होता, अदर जो चीजें होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर आप बात करें तो प्राइस ऑफ एक्स चेंज होगा, रिलेटिव गुड्स के प्राइस, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें दी हुई होंगी। अगर प्राइस हो जाता है डिक्रीज, ये प्राइस है, अगर प्राइस हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सटेंशन की हम बात कर लेते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ इसके खुद के प्राइस में चेंज होगा, अदर चीजें कांस्टेंट रहेंगी। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। अब देखिए जब हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, इसका मतलब है कि प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज होगी। देखिए टेबल का यूज कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स है 5 और ये 1 हो जाता है, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है, उस टाइम पर 1 परचेज करते हैं, जब 1 हो जाता है तो 5 परचेज करते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको विस्तार, कि मांग में विस्तार, कीमतें घटने से डिमांड जब बढ़ जाती है। तो इसको डायग्राम में अपलोड कर सकते हो कि जब कीमत है 5 रुपये, हम किसी भी चीज़ को एक डिमांड करते हैं कि 1 यूनिट उसकी लेते हैं, यदि कीमत घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। मान लिया जाए कि कीमत डिक्रीज होकर 1 हो जाती है और क्वांटिटी इंक्रीज होकर 5 हो जाती है, ये इस तरीके से। अब देखिए आप A पॉइंट से, ये कोई A पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है, आप A से B पर गए यानी कि डाउनवर्ड गए। जो आपका डाउनवर्ड है यानी कि A से B पर जो जाना है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, या फिर आप इसको बोलते हो कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, या फिर आप इसको बोलते हो विस्तार, यानी कि मांग में
विस्तार होना। अगर इसका उल्टा ले लेते हैं हम, इसका उल्टा कैसे लोगे, यहाँ पर एक्सटेंशन था, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ेंगे और क्वांटिटी घटेगी। इस टेबल का यूज कर लेते हैं। ये विस्तार था और ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि डिक्रीज हो जा कम हो जाना। डिक्रीज नहीं बोलोगे यहाँ पर, डिक्रीज तो फिर वो हो जाएगा शिफ्ट इन डिमांड में। अब देखिए, जब कीमत है प्राइस ऑफ एक्स की 1, तो वहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स आप परचेज करते हो 5, कीमत बढ़ जाएगी तो इसकी क्वांटिटी घट जाएगी। अब इसको देखिए, प्लॉट करके देखिए डिमांड करोगे कि ओ एक्स पर हमने क्वांटिटी को लिया है और ओ वाई पर हमने प्राइस को लिया है। अब देखिए, ओ वाई पर हमने प्राइस को लिया है। अगर है किसी की कीमत 1 तो डिमांड की जा रही है 5, ये 1 है, 1 पर आप 5 करते हो, ये कोई ए पॉइंट है। अगर इसकी कीमत बढ़ जाएगी 5 तो इसकी क्वांटिटी घट जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी, तो आप ए से बी पर शिफ्ट हो जाते हो। अब देखिए, इसको बोलते हैं संकुचन, इनकी मांग में संकुचन। तो आप ए से बी पर गए ना, तो क्या हुआ, एक तरीके से डाउनवर्ड था, ये अप चले गए, इसको आप बोलोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम बोलेंगे जब प्राइस बढ़ने से एक तरीके से डिमांड घटे तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन, और जब प्राइस घटने से डिमांड बढ़े उसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये लाइन आप याद रखोगे। दूसरा देखिए, हम बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड, और फिर साथ में इनका कंपेरिजन भी कर लेंगे। जब हम बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड, करो शिफ्ट इन डिमांड कराओ। अब देखिए, जब हम शिफ्ट इन डिमांड करो की बात करते हैं, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं या तो डिमांड डिक्रीज होगी या फिर डिमांड इंक्रीज होगी। जब हम बात करते हैं डिक्रीज की, तो इसका मतलब है बैकवर्ड शिफ्ट करना, और इसका मतलब है फॉरवर्ड शिफ्ट। इसका मतलब है फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ चले जाना। अब यहाँ पर आप ध्यान रखोगे एक चीज का, यहाँ पर देखोगे कि कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर आपके जो प्राइस हैं कमोडिटी के, वो कांस्टेंट रहेंगे। मान लिया जाए कि प्राइस ऑफ एक्स, अदर जो चीजें थी रिलेटिव गुड्स के प्राइस और टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इनकम, ये आपके क्या हो जाएंगे, एक तरीके से चेंज हो जाएंगे। इनके चेंज होने से ये शिफ्टिंग पैरामीटर है। शिफ्टिंग पैरामीटर का मतलब होता है कि जब आपकी इकोनॉमी को जो शिफ्ट करने वाले फैक्टर हैं, इनसे क्या होगा, आपका डिमांड करो जो है या तो अपवर्ड चला जाएगा, यानी कि अपवर्ड नहीं बोलोगे इसको, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। बैकवर्ड आओगे तो इस साइड आ जाओगे D2, यानी कि फॉरवर्ड जाओगे तो इस साइड चले जाओगे। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, जब नीचे की साइड जाते हैं तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो देखिए, तो यहाँ पर आपने ये चीजें समझ ली हैं कि यहाँ पर जो वस्तु के प्राइस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। हम फर्स्ट इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर सेकंड हम इसको डिफाइन करेंगे। डिक्रीज की बात करते हैं। अब यहाँ पर इसका टेबल का यूज करते हैं। डिक्रीज या पहले इंक्रीज की देख लेते हैं, डिक्रीज वाली कर लेते हैं पहले, कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 10 है, ये डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी है। ये प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये 20 थी, ये 30 थी पहले डिमांड, अब हो जाती है 20। इसको टेबल में को हम डायग्राम में प्लॉट करते हैं। अब देखिए, ओ एक्स वाई, ये कीमत है इतनी, इस कीमत पर आप डिमांड करते थे, ये कीमत थी 10 रुपये, उस पर डिमांड करते थे आप 20 की, सॉरी 30 की करते थे। ये 30 है ना स्टार्टिंग में। यदि कीमत 10 ही रहे बट लेकिन आपकी डिमांड घट जाए डी से, आप D1 पर आ जाओ, अब आप करते हो 20 की। अब देखिए इसके कारण क्या है, आप कहाँ पर आ गए, आप ई से, मान लिया जाए कि कोई भी ई पॉइंट था या ए पॉइंट था, ए से बी पर आ गए, यानी कि पीछे की तरफ बैकवर्ड जब आप शिफ्ट कर गए तो इसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड, या बैकवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट कर गया ना आपका डिमांड करो। अब इसके कारण हैं, उन कारण को एक बार आप समझोगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो तो रहेंगे कांस्टेंट, चेंज होंगे क्या होंगे, रिलेटिव गुड्स के प्राइस, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इनके अंदर चेंज होने वाला है। ये इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से इसको क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट हम ले लेते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई होगी फर्स्ट, अभी समझाऊंगे क्यों होता। सेकेंड है कि जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं उनके जो प्राइस हैं एक तरीके से वो डिक्रीज हो गए होंगे।
थर्ड है इसके बाद कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनकी कीमतें क्या हो गई होंगी, यहाँ पर इंक्रीज हो गई होंगी। फिर उसके बाद है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जो अवेलेबिलिटी है कंज्यूमर गुड्स की वो क्या हो गई होगी यहाँ पर, कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज हो गई होगी। यानी कि आपको लगता है कि फ्यूचर में जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, तब देखोगे कि जो फ्यूचर में है इस प्रोडक्ट डिमांड नहीं, सॉरी, इस फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ने वाली है, तो अब इसको क्या करोगे, पोस्टपोन कर दोगे, आप उसकी डिमांड घटा दोगे कि फ्यूचर में जब ये सस्ता होगा ना तभी मैं इसको परचेज कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि इसके प्राइस तो कॉन्स्टेंट ही रहे। रिलेटिव गुड्स के अंदर दो चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की, जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स है और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। देखिए इनकम घटेगी तो आपकी डिमांड पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि कल ही तो आपने देखा था कि जब हमारी बजट लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट करेगी तो इसका मतलब क्या था, स्लोप में तो कोई चेंज ही नहीं होता। जब इनकम घटती है तो कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो ये कारण हो। दूसरा है कि जो आपकी सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं यदि वो सस्ती हो गई हो, देखिए जो रिलेटिव गुड्स में जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स है, जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है, अगर उनकी प्राइस कम हो गई हो, अब देखिए तो आप इसको क्यों खरीदोगे, दूसरी वस्तुएं सस्ती हैं, आपको ये शर्ट पड़ती है 3000 की, दूसरी पड़ती है 1000 की, तो इसको छोड़कर उसको ही खरीद लोगे, तो इसलिए इसकी डिमांड घट जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हो गई हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब है, जो इसको साथ जो आप यूज करोगे अगर वो क्या हो जाए, महंगी हो जाए। भाई ऐसा है, मान लिया जाए कि आपका कोई पर्टिकुलर कोई ड्रेस है और पर्टिकुलर मान लिया जाए कि पूरे कंट्री में एक ही ड्रेस है जिसके साथ सेम कलर के आपको जूते चाहिए, यानी कि शूज चाहिए। यदि यहाँ पर क्या करोगे, अगर वो शूज की कीमतें बढ़ जाए, यदि शूज की कीमतें बढ़ जाएंगी तो टोटल ड्रेस की कीमतें क्या हो जाएंगी, सॉरी टोटल ड्रेस की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या यहाँ पर आप कार पेट्रोल का एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, या फिर इसका ले सकते हो कि पेन कवरिंग का, या जो मतलब हम मार्कर का यूज कर रहे हैं कि ये मार्कर है, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, यदि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या, यदि इंक महंगी हो जाएगी तो इस मार्कर की डिमांड कम हो जाएंगी, लोग शिफ्ट कर जाएंगे चौक वाले बोर्ड पर। तो आपने देख लिया। दूसरी बात क्या है कि अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें सस्ती होने वाली, तो आज आप उस डिमांड को पोस्टपोन कर दोगे, फ्यूचर में देखोगे कि जब ये सस्ती हो जाएंगी तब हम इसको खरीद लेंगे। तो इस कारण से हमारा जो डिमांड का हो डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड या फॉरवर्ड शिफ्ट, या फिर एक तरीके से फॉरवर्ड शिफ्ट को क्या बोलते हो, राइट शिफ्ट। ये बिल्कुल सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम टेबल ले लेते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स। अब इंक्रीज की हम बात करते हैं कि प्राइस ऑफ 10 है, पहले 20 था, अब 30 हो जाए। अब प्राइस आपका यही रहेगा, ये प्राइस 10, यहाँ पर प्राइस लेंगे हम, और ओ एक्स पर हम कमोडिटी लेंगे या क्वांटिटी लेंगे। अब देखिए पहले इसके ऊपर हम डिमांड करते हैं, ये डिमांड है, मान लिया जाए कि 20 यूनिट की। अब हम इसी प्राइस पर डिमांड करते हैं, डी से D1 चले जाते हैं, इस पर करते हैं हम 30 की, और अब मान लिया जाए कि ये पॉइंट से ए से हम बी पर चले गए, तो इसको क्या बोल सकते हो, इंक्रीज इन डिमांड, फॉरवर्ड शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट। राइट ही तो जा रहा है। अब देखिए इसका क्या कारण है, इसका ये कारण है कि डिमांड क्यों बढ़ी, कि डिमांड आपकी 20 से 30 क्यों हुई, इसका क्या कारण है। इसका बैक में ये कारण है कि हो सकता है कि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई हो सकता है कि इनकम इंक्रीज हुई ना हुई, बट आपके इसके प्रति आपके जो टेस्ट है, यानी कि जो फेवर है, वो ज़्यादा, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हो, इसलिए पहले की कंपेयर में इसकी डिमांड ज़्यादा करते हो। फिर दूसरा है कि जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं, हो सकता है कि उनकी जो कीमतें हैं वहाँ पर क्या था, कीमतें घट गई थी, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं वो महंगी हो गई हो, अगर आप उनको छोड़कर अब इसकी तरफ शिफ्ट कर गए हो। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जैसे कि पेन और इंक, कार और पेट्रोल, हो सकता है कि उनकी कीमतें गिर गई हों। अब गिरेंगी, अगर ये मार्कर के अंदर जो इंक डली हुई है, अगर इसकी कीमतें गिरेंगी तो हम मार्कर की डिमांड बढ़ा देंगे, इसलिए भी इसकी डिमांड बढ़ गई हो सकता है कि फ्यूचर में आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट की सप्लाई वो है घटने वाली है, इसकी अवेलेबिलिटी घटने वाली है, तो आप प्रेजेंट में इसकी डिमांड को क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस करना सीख जाओगे कि कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का
जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम डिफाइन करते हैं एक तरीके से डिक्रीज इन डिमांड के साथ, और एक्सटेंशन को डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन डिमांड के साथ। जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन का मतलब होता है एक ही डिमांड के ऊपर आप रहते हो, सिर्फ प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाती है। जब आप एक तरीके से इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि प्राइस कॉन्स्टेंट रहते हुए और जो दूसरे फैक्टर है उनमें चेंज आने के कारण से आपका डिमांड कराओ राइट शिफ्ट कर जाता है, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाता है। इसमें तो क्या था, डाउनवर्ड शिफ्ट किया था, यानी कि ए पॉइंट से बी पर चले गए थे। कॉन्ट्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं यानी कि कम होना, संकुचन होना, इसको हम डिफाइन करते हैं डिक्रीज इन डिमांड से। जब डिक्रीज इन डिमांड, इसमें क्या था, एक ही डिमांड करा पर कीमतें बढ़ने के कारण से खुद उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के कारण से कीमतें बढ़ी, जिस कारण से उसकी डिमांड घटी। बट यहाँ पर आपने देखा कि कीमतें तो सेम ही रही, उसी सेम कीमत पर हम पहले के कंपेयर में हमने डिमांड कम की। इसके कारण बहुत सारे देखे आपने, रिलेटिव गुड्स के प्राइस देखे, इनकम देखी, टेस्ट देखे, एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपने बात की, तो ये कंपेरिजन आप कर लोगे। अब देखिए इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट, सेकंड हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, थर्ड हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। ये मैं आपको सारे के सारे करवा चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब क्रॉस प्राइस इफेक्ट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब देखिए आपने समझा कि डिमांड ऑफ एक्स वो है फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिलेटिव गुड्स के प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि हम इन सब चीज़ों को छोड़ दें, अगर हम ये देखें कि जो डिमांड ऑफ एक्स है वो फंक्शन है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। कि देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि वाई कमोडिटी को हम लेते हैं, एक्स और वाई दो रिलेटिव कमोडिटी है। रिलेटिव कमोडिटी के अंदर ये सब्स्टिट्यूट्स गुड्स भी हो सकती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्राइस किसी और के, डिमांड किसी और की, तो ये हो जाएगा क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्योंकि क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है कि डिमांड किसी और कमोडिटी की है और प्राइस, जैसे कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, डिमांड ऑफ वाई। अब देखिए जब इसका रिलेशन इसके साथ देख रहे हो, इसका रिलेशन इसके साथ देख रहे हो, तो इसको बोलेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब ये अलग अलग केस में है, ये है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। मैंने आपको अच्छे से बता दिया सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। अब देखिए जब इंक्रीज इन डिमांड की आपने बात की थी कि आपका डिमांड करो, जब आप डी से, ये प्राइस है आपके P1, मान लिया जाए कि ये क्वांटिटी है, जब आप डी से D1 पर शिफ्ट करते हो, आगे की तरफ शिफ्ट करते हो, Q से Q1 आपकी डिमांड हो जाती है, इंक्रीज होती है डिमांड, या ए पॉइंट से आप बी पर जाते हो, तो ये कब होगा, ये कब होगा इंक्रीज इन डिमांड में, जब सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के, जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी कीमत घट जाएगी, तब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। कैसे होगी, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स अगर महंगी हो गई तो आप उसको छोड़कर ये जो पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी है इसका, यानी कि सब्स्टिट्यूट्स गुड्स यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, वाई कमोडिटी कोई भी, अगर वो महंगी हो जाती है तो उसको छोड़कर हम इस एक्स कमोडिटी की डिमांड ज्यादा करेंगे। रिलेटिव गुड्स यानी सॉरी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जैसे कि वो एक साथ क्या होता है कि दो वस्तुएं मिलकर जब एक आवश्यकता को पूरा करती है, अगर वो सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका अपोजिट देख लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड में। डिक्रीज इन डिमांड में क्या करोगे, अब मान लिया जाए कि आपकी डिमांड है स्टार्टिंग में ये है और आप डी से D1 पर आ जाते हो और आपकी क्वांटिटी Q से Q1 पर शिफ्ट कर जाते हो। ऐसा क्यों होता है, जब सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, सस्ती होने से अब आप इस कमोडिटी की डिमांड कम करोगे, उसको ज्यादा परचेज करोगे। दूसरा क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है अब वो क्या हो जाए, महंगी हो जाए, और जब वो महंगी हो गई, वो एक साथ यूज होने वाली जो चीज है तो उसकी डिमांड घट जाएगी, इसलिए आप डाउनवर्ड आ जाओगे। सॉरी डाउनवर्ड नहीं बोलेंगे, इसको बैकवर्ड बोलेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाओगे, और इससे पहले वाला था फॉरवर्ड। अब यहां तक आपका ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, कि इनकम का और डिमांड का क्या रिलेशन है। यदि हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता, यदि नॉर्मल गुड्स जो होती, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल गिवन और इंफीरियर को आप डिफाइन नहीं कर सकते, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, ये इनको इनकम के अकॉर्डिंग ही खरीदा जा सकता है, और किसके लिए कौन नॉर्मल होगी वो उसकी इनकम ही डिफाइन करेगी। अगर है नॉर्मल गुड्स के केस में, तो इसमें क्या है कि अगर आपके ये प्राइस दिए हुए हैं, अगर आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगी, ये होगा आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ये होगा नॉर्मल गुड्स के केस में। यदि है इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तु, लॉ ऑफ डिमांड तो इंफीरियर गुड्स में लागू होता है, बट इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। देखिए इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आप यहाँ पर सिंपल ये पढ़ रहे हो, इसलिए इसको ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये जब आप आगे की पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा वास्ट हो जाते हैं कंसेप्ट है। तो देखिए इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है,
इनकम अगर बढ़ती है तो आपकी जो डिमांड है, पहले आप इस पर ये डिमांड करते थे, अब आप पहले के कंपेयर में, पहले आपकी सैलरी थी 10,000 रुपये, तो आपको सस्ती सस्ती वस्तुएं, घटिया घटिया वस्तुएं कंज्यूम करनी पड़ती थी, अब आपकी होगी 50,000 रुपये। तो जो ये इन्फीरियर गुड्स है इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। पहले आप इतना कंज्यूम करते थे इनको, अब इतना कंज्यूम करोगे। उसके बाद देखिए इंपैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन ए डिमांड फॉर ए कमोडिटी। अब देखिए अगर आप किसी चीज को ज्यादा पसंद करते हो, अगर उसको पहले से भी ज्यादा आपके टेस्ट या प्रेफरेंस उसके प्रति बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डी से D1 हो जाएगी। आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, दिए हुए प्राइस पर इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी इनके प्रति आप कोई भी चीज पहले बहुत ज्यादा पसंद करते थे लेकिन अब पसंद नहीं करते हो, तो कहां पर आ जाओगे, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाओगे। यानी कि पहले आपकी ये डिमांड ये थी, डी थी, अब आप डी से D1 पर आ जाओगे। पहले आप क्यू कर परचेज करते थे, अब Q1। अब इसके अंदर भी देख लेते हैं कि इंडिविजुअल्स लाइक एंड डिसलाइक। जैसे कि आप मेरी वीडियोज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो इसलिए ही तो मतलब जब इनकी डिमांड बढ़ी हुई है तभी तो मैं आपके लिए सीरीज को एक्सटेंड कर रही हूँ। अब देखिए इसी प्रकार से अगर आप डिसलाइक करते तो मैं इस सीरीज को आगे एक्सटेंड नहीं करती। आपकी वजह से ही जो है ये वीडियो बनाई जा रही है, आपकी लाइक करने की वजह से। तो इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक, जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हो तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब आप किसी चीज़ को नापसंद करते हो तो उनकी डिमांड घट जाएगी। फिर ट्रेंड्स एंड फैशंस, आपने देखा होगा कि कोई चीज़ जब नई ट्रेंड में आती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, उसका फैशन होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, जब वो आउटडेटेड हो जाती है तो उसकी लोग डिमांड कम कर देते हैं। फिर है कि क्लाइमेट इन्वायरमेंट, देखते होगे आप जब सर्दी आती है और गर्मी आती है, सर्दी में क्या होता है, आप चाय और कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन जब गर्मी आती है तो चाय और कॉफी की डिमांड घट जाती है। उसके वहां पर क्या यूज करते हो आप, कोल्ड ड्रिंक्स और ये पेप्सी, इस तरीके से जो एक ठंडा पेय पदार्थ है उसका आप यूज करते हो। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि यहाँ तक आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, अपना इतना कीमती समय देने के लिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।